हाय माय फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर बॉन्स और आज हम पढ़ेंगे कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट के बारे में। नोट्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू डोंट हैव टू राइट इट। इससे पहले वाली वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड बेसिक्स ऑफ कैटरेक्ट, दैट इज़ डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखने का फ़ायदा है। सो नाउ इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैटरेक्ट को कैसे क्लासीफाई किया गया। दैट वाज इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्दर दो टाइप्स की थी, दैट वाज कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट और एक्वायर्ड कैटरेक्ट। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट। सो व्हाट इज़ कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट और से डेवलपमेंटल कैटरेक्ट? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कॉन्जेनिटल या डेवलपमेंटल एक ही बात है, बट दैट्स नॉट ट्रू गाइस। कॉन्जेनिटल और डेवलपमेंटल अलग अलग चीज़ है। कॉन्जेनिटल का मतलब क्या है? व्हेन ओपेसिटी अकर्स बिफोर बर्थ और विद इन 1 ईयर। अगर कैटरेक्ट बर्थ से पहले या 1 साल के अंदर अंदर हो रहा है तो उसको हम कॉन्जेनिटल बोलेंगे, पर डेवलपमेंटल इज ओपेसिटी अकरिंग आफ्टर 1 ईयर टू एडोलसेंस। दिस इज द डिफरेंस। डेवलपमेंटल में 1 साल के बाद होएगी और कंजेनिटल में 1 साल से पहले हो जाएगी, चाहे वो बर्थ से भी पहले हो रही है, बट विद इन द 1 ईयर होएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंजेनिटल एंड डेवलपमेंटल कैटरेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज इटियोलॉजी। कॉज क्या होता है इसका, कंजेनिटल कैटरेक्ट का? सबसे पहले इडियोपैथिक, जो हमें पता नहीं है। सेकेंड इज हेरिडिटरी। थर्ड इज मेटरनल फैक्टर्स एंड फोर्थ इज फीटल फैक्टर्स। हमें जो ये दो लास्ट वाले दो हैं इस पर फोकस करना है। थ्योरी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसके बारे में भी लिखना ज़रूर है, इडियोपैथिक एंड हेरिडिटरी, बट मेन आर मेटरनल एंड फीटल फैक्टर्स। अब इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट इज़ माल न्यूट्रिशन। अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो बच्चे के अंदर कैटरेक्ट हो सकता है। सेकेंड इज़ इन्फेक्शंस। कुछ पर्टिकुलर इन्फेक्शन है अगर मदर को हो जाए तो वो भी कैटरेक्ट का कारण बन सकते हैं। थर्ड इज़ ड्रग इंजेक्शंस लाइक थैलिडोमाइड। एंड फोर्थ इज़ पर्टिकुलर रेडिएशंस। अगर मदर एक्सपोज होती है प्रेगनेंसी के दौरान तो उससे काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं, जिसके अंदर से कैटरेक्ट भी एक है डिजीज़ है। नाउ नेक्स्ट इज़ फीटल फैक्टर्स। अब फीटल फैक्टर्स के अंदर क्या है? फीटल फैक्टर्स के अंदर वन इज सेम, माल न्यूट्रिशन, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। सेकेंड इज़ डेफिशिएंट ऑक्सीजनेशन। अब ये आप गायनी के अंदर अच्छे से पढ़ोगे कि जब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जिसकी वजह से फिटस को ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है, और उसमें से अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से कैटरेक्ट भी हो सकता है। सो डेफिशिएंट ऑक्सीजनेशन इज द वन ऑफ द कॉज ऑफ कंजेनिटल कैटरेक्ट, दैट इज फीटल फैक्टर्स। एंड द नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। कुछ पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स अगर बेबी को हों तो उसकी वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। एंड लास्ट इज अदर ऑकुलर एनोमलीज। आँख में कोई और दिक्कत है उसकी वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द क्लिनिकल टाइप्स ऑफ कंजेनिटल कैटरेक्ट? सी दीज आर सेम एज डन इन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है, जो इससे पहले वाली वीडियो में वो वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मॉर्फोलॉजिकल कैटरेक्ट को क्लासीफाई किया जा सकता है। वट वन वॉज इटियोलॉजिकल, सेकेंड वॉज मॉर्फोलॉजिकल। और मॉर्फोलॉजिकल में हमने 5 टाइप्स पढ़े थे। वो क्या थे? कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, थर्ड वॉज पोलर, कॉर्टिकल कैटरेक्ट एंड न्यूक्लियर कैटरेक्ट। ये हमारी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी कैटरेक्ट की। अब सेम इसी तरह जो कंजेनिटल कैटरेक्ट है उसको भी क्लिनिकली उसी तरह क्लासीफाई किया जा सकता है, पर हमें इन सब पे ध्यान नहीं देना है। दीज ऑल आर नॉट इम्पोर्टेंट। और आपकी जो बुक है उसके अंदर भी मेनली जो दिए गए हैं वही मैं यहाँ पे कवर करूँगा, बट इसमें से जो 2 मेन इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे कवर करेंगे वो है कॉर्टिकल वाला और न्यूक्लियर वाला, दीज 2। सो यस, फर्स्ट इज कंजेनिटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट। सो इसके अंदर सबसे पहले क्या है? अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर पार्ट है ना लेंस का, उसके वो भी आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना। सी दिस इज द पिक्चर, दिस ऑल इज न्यूक्लियस। फर्स्ट इज एम्ब्रियोनिक, फीटल, इन्फेंटाइल एंड एडल्ट। ये चारों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? हमारा न्यूक्लियस। और उसके जो बाहर होता है वो होता है कोर्टेक्स।
सो नाउ सबसे पहले जो हमें कैटरेक्ट पढ़ना है कंजेनिटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट्स के अंदर फर्दर, वो है कैटरेक्ट इन्वॉल्विंग एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। सबसे अंदर वाला पार्ट एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, दिस वन। सो इसके अंदर हमें फर्दर अगर आपको एग्जाम के अंदर लिखना है तो हर टाइप्स के अंदर ना 2 या 3 पॉइंट्स आपको वो याद रखने हैं जो पर्टिकुलर उस कैटरेक्ट के रिलेटेड हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जस्ट याद करने वाले हैं, कुछ समझने वाले हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज इन्वॉल्विंग एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या है, इनहिबिशन ऑफ लेंस डेवलपमेंट एट वेरी अर्ली स्टेज। अगर किसी बच्चे को कॉन्जेनिटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट है, उसके अंदर भी फर्दर एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसके अंदर क्या होगा, उस बच्चे का जो लेंस डेवलपमेंट है वो बहुत अर्ली स्टेज के अंदर रुक जाएगा, इनहिबिशन ऑफ लेंस डेवलपमेंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज स्मॉल राउंडेड ओपेसिटी इन द सेंट्रल पार्ट। ये समझ सकते हो कैसे, ये देखो एम्ब्रियोनिक वाला पार्ट कहाँ पे है, ये बिल्कुल सेंटर में है ना, सी एम्ब्रियोनिक वाला पार्ट बिल्कुल सेंटर में है, तो इसकी जो ओपेसिटी होगी बिल्कुल सेंटर में एक छोटी सी ओपेसिटी होगी, वही हमने यहाँ पे लिखा है स्मॉल राउंडेड ओपेसिटी इन द सेंट्रल पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज ओपेसिटी हैज़ अ पाउडरी अपीयरेंस। जो इसकी ओपेसिटी है वो एक पाउडर की तरह दिखाई देती है। एंड इट डज नॉट अफेक्ट द विजन, लास्ट पॉइंट। क्यों, क्योंकि एक सेंटर में छोटी सी ओपेसिटी है जो मेनली हमारे लेंस के थ्रू रेस पास करेंगी, वो मेनली साइड से या फिर से ऐसे जाएंगी, तो सेंटर से जो पास करेंगे वो बहुत ही कम करेंगी। प्लस जो सेंटर से रेस पास करती हैं वो सीधी जाती हैं, उनको रिफ्लेक्ट नहीं होना पड़ता, ठीक है। सो ये जो मेन अपना विजन है उसके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर, एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस में अगर कैटरेक्ट हो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द कैटरेक्ट इन्वॉल्विंग एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट इज कैटरेक्ट इन्वॉल्विंग फीटल न्यूक्लियस। सेकेंड पार्ट फीटल न्यूक्लियस। नाउ इसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं, इसके अंदर पॉइंट्स हैं, फर्स्ट इज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेमिलर और जोनुलर कैटरेक्ट। ये नाम आपको याद रखना है, कई बार थ्योरी क्वेश्चन में डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेमिलर या जोनुलर कैटरेक्ट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, लेमिलर या जोनुलर कैटरेक्ट। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनिटल कैटरेक्ट, दिस इज योर MCQ क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनिटल कैटरेक्ट, दैट इज it is found in 50% of the cases. Third point is opacity occupies a discrete zone in the fetal nucleus. मतलब क्या है कि जो fetal nucleus है हमारा, ये वाला पार्ट है, दिस येलो पार्ट, इसका बहुत सारा एरिया ये पूरा कवर कर लेता है, जिसकी वजह से इट कॉजेज सीवियर विजुअल डिफेक्ट। इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, डज नॉट अफेक्ट द विजन, क्योंकि वो सेंटर में एक छोटी सी ओपेसिटी, पर ये वाला है जो बहुत सारा एरिया कवर कर रहा है लेंस का, सो इट विल बी कॉजिंग अ सीवियर विजुअल डिफेक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज राइडर्स आर सीन इन दिस कैटरेक्ट। राइडर्स क्या होते हैं अभी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइडर्स आर सीन इन दिस कैटरेक्ट। ओपेसिटी इज लाइक स्पोक्स ऑफ अ व्हील। आपने वो चक्का देखा है जो ऐसे होता है ना, इसके ऐसे ये स्पोक्स होते हैं बीच में। सो इसी तरह की इसके अंदर एक फाइंडिंग हमें मिलती है, साइन ऑफ कैटरेक्ट हम कह सकते हैं, कि जिसके अंदर सेंटर में ओपेसिटी होती है और ये साइड में ऐसे जैसे चक्के के स्पोक्स होते हैं वैसे हमें कैटरेक्ट के अंदर दिखाई देते हैं। सी दिस इज द डायग्राम, ये सेंटर में ओपेसिटी है और ये साइड में हमें स्पोक्स दिख रहे हैं। समझ आ गया, दिस इज कैटरेक्ट इन्वॉल्विंग फीटल न्यूक्लियस। पहले था एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, नेक्स्ट इज फीटल न्यूक्लियस। नाउ इसी के अंदर जैसे इसको हम क्या बोलते थे, लेमिलर या जोनुलर कैटरेक्ट। अब कुछ और टाइप्स के कैटरेक्ट हैं जो फीटल न्यूक्लियस को ही कवर करते हैं, पर उनको नाम अलग दे दिया। क्यों, क्योंकि जो उनकी अपीयरेंस है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज फ्लोरीफॉर्म कैटरेक्ट। अब फ्लोरीफॉर्म नाम से फ्लोरी मतलब फ्लावर, तो इसकी जो ओपेसिटी है वो कैसे दिखेंगी, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स की तरह। इससे पहले वाली की कैसे दिख रही थी, राइडर्स क्या था, स्पोक्स ऑफ द व्हील। अब नेक्स्ट क्या है, फ्लोरीफॉर्म मतलब फ्लावर की तरह जो पेटल्स होती हैं फ्लावर की उसकी तरह की ओपेसिटी होंगी। नेक्स्ट इज कोरालीफॉर्म। अब इसके अंदर क्या होगा, स्पिंडल शेप्ड ओपेसिटीज। ये रट्टे वाली चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
नेक्स्ट इज स्पीयर शेप्ड कैटरेक्ट, इसके अंदर क्या होगा, क्रिस्टलाइन नीडल्स लाइक ओपेसिटीज, ठीक है। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट जो हमें इसके अंदर मिलेंगे, किसके अंदर, इन्वॉल्विंग फीटल न्यूरॉन। फर्स्ट इज लेमिलर कैटरेक्ट, सेकेंड इज फ्लोरिफॉर्म, थर्ड इज कोरालिफॉर्म एंड नेक्स्ट इज स्पीयर शेप्ड कैटरेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज कैटरेक्ट इन्वॉल्विंग अडल्ट न्यूक्लियस एंड कोटेक्स। सी, इसके अंदर हमने एम्ब्रियोनिक कर लिया, फीटल कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज इन्फेंटाइल के ऊपर हमारे पास कोई पर्टिकुलर है नहीं तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एडल्ट एंड अडल्ट न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स पार्ट, वो कैटरेक्ट जो इसको कवर करेगा, कैटरेक्ट इन्वॉल्विंग एडल्ट न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स पार्ट। अब इस कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है, फर्दर इट इज ऑफ 2 टाइप्स जो हमें मेनली पढ़ना है। फर्स्ट इज कोरोनरी कैटरेक्ट, सेकेंड इज ब्लू डॉट कैटरेक्ट। अब कोरोनरी कैटरेक्ट के अंदर क्या होगा, ओपेसिटीज आर मेनी हंड्रेड इन नंबर, बहुत सारी ओपेसिटी दिखेंगी छोटी छोटी, डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरली। अब देखो न्यूक्लियस का एडल्ट पार्ट और कोटेक्स पार्ट कहाँ होगा लेंस के अंदर, पेरिफेरी वाले पार्ट में होगा ना, तो ओपेसिटी कहाँ होगी, पेरिफेरी में होंगी ऑब्वियसली। देखो ये इमेज आ गई, सेंटर में साफ है, साइड में ये ओपेसिटी दिख रही है हमें, बहुत सारी हैं, 100 ही नंबर है और पेरिफेरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पेरिफेरी वाला कहाँ से याद रहेगा आपको, यहाँ से याद रहेगा ना ऑब्वियसली कि एडल्ट है और कॉर्टेक्स और पेरिफेरी में होते तो पेरिफेरली होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और नेक्स्ट इज ब्लू डॉट कैटरेक्ट। अब इसके अंदर क्या है, ब्लू नाम से पता लग रहा है, राउंडेड ब्लूइश डॉट्स ओपेसिटी सीन, ब्लूइश डॉट्स ओपेसिटी होंगी इसके अंदर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लिनिकल टाइप्स ऑफ द कैटरेक्ट। सबसे पहले हमने न्यूक्लियर के अंदर पढ़ा, न्यूक्लियर के अंदर क्या था, एम्ब्रियोनिक, फीटल, इन्फेंटाइल में हमारे पास कुछ है नहीं, नेक्स्ट इज अडल्ट और उसके साथ ही कॉर्टेक्स। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ कंजेनिटल एंड डेवलपमेंटल कैटरेक्ट। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है जो कंजेनिटल या डेवलपमेंटल कैटरेक्ट का लग रहा है तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट आर नॉट सेम। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। आजकल जो एग्ज़ाम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं वहाँ पे वो ट्रीटमेंट बहुत कम पूछते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर डायरेक्ट ट्रीटमेंट बताना होता है, बट मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आजकल मैनेजमेंट पूछ रहे हैं और मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट प्लस लैब इन्वेस्टिगेशन और आप उस हिस्ट्री कैसे लोगे, उसको असेस कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम कभी भी हिस्ट्री नहीं लिखते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर हमें हिस्ट्री, पेशेंट आया उसको हॉस्पिटलाइज किया, वो सारी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। सो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे कंजेनिटल या डेवलपमेंटल कैटरेक्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट भी मैनेजमेंट के अंदर लिखना होता है। एग्जामिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ कैटरेक्ट, कि जो कैटरेक्ट है वो कितना डेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ विजुअल फंक्शन, उसको दिखाई दे रहा है, कितना दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। थर्ड इज असेसमेंट ऑफ एसोसिएटेड ऑकुलर डिफेक्ट्स, कोई और दिक्कत है क्या कैटरेक्ट के अलावा। नेक्स्ट इज लैब इन्वेस्टिगेशन, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस थे क्या कोई, लाइक हम कॉज पता कर रहे हैं ना कि मैटरनल फैक्टर था, फीटल फैक्टर था, तो इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन मदर को थे या कोई, हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं था, हाइपोकैल्सीमिया है क्या नहीं, ये सारे कॉजेटिव फैक्टर हो सकते हैं कैटरेक्ट के अंदर, इसलिए हम ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। एंड द लास्ट इज सर्जरी। नाउ व्हाट आर इंडिकेशंस एंड टाइमिंग ऑफ सर्जरी, सर्जरी कब करेंगे और कितनी जल्दी करनी है। नाउ इसके अंदर हमें 3 कंडीशंस मिलती हैं। फर्स्ट इज पार्शियल कैटरेक्ट या फिर कंप्लीट कैटरेक्ट। अगर पार्शियल कैटरेक्ट है तो हम उसको इग्नोर करेंगे इफ़ विजुअली इनसिग्निफिकेंट एंड ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आ रही है और कैटरेक्ट बहुत ही पार्शियल है तो उसको हम, वो टाइम के साथ साथ अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, तो उसको हम जस्ट ऑब्जर्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। अगर बाइलेटरल है, दैट इज़ दोनों आँखों में है और बहुत ही ज़्यादा डेंस है, हम क्या करेंगे, रिमूव विद इन 6 वीक्स ऑफ बर्थ के बाद 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको रिमूव करना है, सर्जरी करनी है। नेक्स्ट इज यूनिलेटरल डेंस, रिमूव एज सुन एज पॉसिबल। अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि अगर दोनों आँखों में है तो 6 हफ्ते का टाइम दे दिया, पर अगर एक आँख में है, यूनिलेटरल है, तो बोल रहे हैं कि साथ ही साथ रिमूव कर दो। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न गाइज ये है कि अगर हमारी एक आँख में कैटरेक्ट है और वो विजन को काफ़ी हद तक रोक रही है, तो जो हमारी वो आँख है, बच्चे की जो वो आई है, वो
धीरे धीरे वो काम करना ही बंद कर जाती है, उसकी जो नर्व है वो डीजनरेट हो जाती है। और आपने सुना होगा डिसयूज एट्रोफी, है ना। तो अगर उसका वीएन चल नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा रुका हुआ है, और एक आंख में कैटरेक्ट है, दूसरी चल रही है, बट वो जो कैटरेक्ट वाली आंख है ना, उसकी वो मतलब डीजनरेट कर जाएगी, वो आगे काम करना ही बनेगा। अगर हम उसके बाद उसकी काफ़ी टाइम बाद सर्जरी कर रहे हैं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं एम्बाइलोपिया, ठीक है। सो इसलिए अगर यूनिलेटरल केस है उसको रिमूव एज सुन एज पॉसिबल, बायलेटरल में 6 वीक्स के अंदर अंदर कर सकते हैं, और अगर पार्शियल है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसीजर, सर्जरी करनी है, उसको प्रोसीजर कौन सी सर्जरी करोगे। सर्जरी डन इज ECCE, दैट इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी। इसको मैं कैटरेक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जब हम सर्जरीज कवर करेंगे उसके अंदर समझाऊंगा किसके स्टेप्स क्या होते हैं और इसको कैसे करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंजेनाइटल कैटरेक्ट। एक फास्ट रिविजन करते हैं। कंजेनाइटल डेवलपमेंटल में फ़र्क देखा, उसके बाद इटियोलॉजी, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्लिनिकली हमें कौन से टाइप्स के मिलते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स के अंदर होता है मेनली, उसको हम मैनेज कैसे करेंगे अगर हमारे पास कोई केस आ रहा है। नेक्स्ट इज़ लास्ट इज़ इंडिकेशंस और सर्जरी की टाइमिंग क्या होंगी। सो अगर आपको टॉपिक समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू गिव फीडबैक्स इन द कमेंट, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दिस वॉज ऑल अबाउट द कंजेनिटल कैटरेक्ट। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज डॉक्टर बोन्स साइनिंग ऑफ।